अस्सलाम वालेकुम। हमने डिस्कस करना है लास्ट टॉपिक पैथोलॉजी का स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। इसके अंदर सब टॉपिक्स हैं जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन है, रेट ऑफ किलिंग नहीं है, केमिकल एजेंट्स हैं और फिजिकल एजेंट्स हैं और डिजीजेज सॉरी और कंडीशंस या जिसके अंदर हम जो है वो इन डिसइंफेक्शन और डिसइंफेक्टेंट्स और स्टरलाइजेशन के जो हमारे पास केमिकल्स हैं, जो भी मीन्स हैं, उनको हम क्लिनिकली यूज़ करते हैं, वो हमने जो है वो बताने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन की डेफिनेशन और उनके प्रिंसिपल्स, ये इकट्ठे लिखे हुए हैं अंडर वन हेडिंग। तो स्टरलाइजेशन क्या है? इट इज़ द किलिंग और रिमूविंग ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन में यही बेसिक डिफरेंस है कि डिसइंफेक्शन में इट इज़ अ किलिंग ऑफ मेनी बट नॉट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर आप डिसइंफेक्शन की डेफिनेशन देखें तो इट इज़ मेनी बट नॉट ऑल। स्टरलाइजेशन में ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की किलिंग है। तो ये दोनों जो हैं ये प्रोसेसेस हैं, जिसमें इंक्लूडिंग स्टरलाइजेशन में इंक्लूडिंग बैक्टीरियल स्पोर्स। स्टरलाइजेशन में हम बैक्टीरियल स्पोर्स को भी किल कर देते हैं जो कि हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, तो ये बिल्कुल फुल क्लियरेंस होती है। डिसइंफेक्शन में स्पोर्स किल नहीं होते, समटाइम्स वो रह जाते हैं। हमारा मेन फोकस डिसइंफेक्शन में इवन हम ये चाह रहे होते हैं कि बस जो एटलीस्ट डिजीज़ कॉजिंग पैथोजेंस हैं वो किल हो जाएं, ताकि अगर कुछ ऑर्गेनिजम्स नहीं भी हो रहे तो वो हमारे लिए उतने हार्मफुल ना हो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टरलाइजेशन इज़ यूजुअली कैरिड आउट बाय ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेव एक मशीन होती है जिसके अंदर स्टरलाइजेशन का प्रोसेस किया जाता है विद हेल्प ऑफ इंक्रीज टेम्परेचर, जहाँ पर स्टीम में 121 डिग्री सेल्सियस पर डिफरेंट जिन भी इंस्ट्रूमेंट्स को हमने स्टरलाइज करना है, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होता है अंडर अ प्रेशर ऑफ 15 बैल पर मीटर स्क्वायर फॉर 15 मिनट्स। ठीक है। और वो वाले सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो हीट रेजिस्टेंट नहीं होते, जो मॉइस्ट हीट जिनको डैमेज कर सकती है, उनके लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो केमिकल मेथड्स होते हैं, उसमें हम केमिकल्स यूज़ करते हैं। ठीक है। और उसमें हम उनको उससे स्टरलाइज करते हैं और फिल्ट्रेशन भी यूज़ कर लेते हैं। उन ये भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं। ठीक है। तो डिसइंफेक्शन मैंने बता दिया कि क्या होता है, डिसइंफेक्शन में होता क्या है वो भी हमने जो है वो डिस्कस कर लिया। उसके बाद डिसइंफेक्शन के बारे में लिखा हुआ है कि इसमें भी हम डिफरेंट केमिकल्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे इथेनॉल एंड आयोडीन है, फिनोल कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं। इथेनॉल एंड आयोडीन विच कैन बी यूज्ड ऑन स्किन सर्फेसेस, इसको हम स्किन की सर्फेस पर भी यूज़ कर सकते हैं। जो फिनोल कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं ये कोरोसिव होते हैं। ठीक है। ये कॉस्टिक होते हैं, तो इन्हें हम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स पर यानी नॉन लिविंग चीज़ों पर ही यूज़ कर सकते हैं, हम इन्हें स्किन पर यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए हम इथेनॉल और आयोडीन को प्रेफर करते हैं। तो ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। केमिकल्स यूज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि स्किन सरफेस पर या म्यूकस मेम्ब्रेन्स पर प्रेजेंट हो, तो उन केमिकल्स को हम एंटीसेप्टिक्स कहते हैं। ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। उसके बाद ये टेबल बना हुआ है क्लिनिकल यूज ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स एंड स्टरलाइजेशन। तो इसके अंदर लिखा हुआ है विद ईच कैटेगरी के अगर हमारे पास किस कंडीशन में हम कौन सा डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं या कौन सा मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन यूज़ करते हैं। ठीक है। ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है, ये एमसीक्यूज़ में आया भी हुआ है प्रॉफ में। हमारे प्रॉफ के एमसीक्यूज़ में ना यहाँ से एक एमसीक्यू आया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि कौन सा आया था, तब मैंने इतना अच्छा नहीं पढ़ा हुआ था, तो मेरा एमसीक्यू ऑब्वियसली वो गलत ही हुआ होगा। तो ये वाला टेबल जो है, इसमें से जितने आपको याद होते हैं आप उनको ज़रूर याद करें। लाइक ये ऑटोक्लेव वाला है, स्टरलाइज नॉन हीट सेंसिटिव मटेरियल्स, ठीक है, जो कि हीट सेंसिटिव नहीं होते वो उसको हम ऑटोक्लेव में कर लेते हैं। ठीक है। और जो हीट सेंसिटिव होते हैं उनके लिए फिर हम केमिकल मीन्स पे जाते हैं। इसके अलावा आप ये सर्जरी वाला याद कर लें, आइडोफोर एंड क्लोरेक्सिडीन। इसके अलावा अभी आगे केमिकल्स आएंगे, आप उनके साथ जो जो डिस्क्रिप्शन लिखी है अगर उनमें से भी याद कर लेते हैं तो आपके इसमें से भी कवर हो जाएंगे, क्योंकि इनमें से एमसीक्यूज एक ना एक आता ही आता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रेट ऑफ किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल एजेंट्स। केमिकल एजेंट्स कौन से यूज़ होते हैं माइक्रोब्स को किल करने में। ठीक है। तो केमिकल्स किन मैकेनिज्म्स के ज़रिए से किल करते हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। 3 मैकेनिज्म्स हैं: डिसरप्शन ऑफ द लिपिड कंटेनिंग सेल मेम्ब्रेन, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड मॉडिफिकेशंस ऑफ डीएनए। सेल मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करके जो केमिकल्स वर्क करते हैं, उनमें अगर हम डिस्कस करें तो कौन कौन से केमिकल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ अल्कोहल, फिर डिटर्जेंट्स हैं और फिर फिनोल है। अल्कोहल क्या करता है? अल्कोहल को हम यूज़ करते हैं टू क्लीन द स्किन बिफोर इम्यूनाइजेशन और वेनिफंक्शन। आपने अल्कोहल स्वैब्स यूज़ किए होंगे। ठीक है। अगर आप अपनी एप्लीकेशन को डेली लाइफ में जो आपकी आंखों से गुजरी हैं उन्हें गौर करें तो भी आपको पता चलेगा। टिंचर ऑफ आयोडीन जो पायोडीन के तौर पर हम यूज़ करते हैं वो है। ठीक है। तो ये उसमें आपको पता चल जाएगा, जैसे टिंचर ऑफ आयोडीन की मैं एग्जांपल दे रही थी कि उसको भी हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में डिसइंफेक्शन के तौर पर, जहाँ पर लिखा भी है कि अभी हम पढ़ते हैं आगे। इथेनॉल रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ वाटर। severe 70% ethanol is often used as an antiseptic to clean the skin prior to venipuncture. However, because it is not as effective as iodine containing compounds, so containing compounds should be used prior to obtaining a blood culture and installing intravenous catheters। वो ज़्यादा जो है वो इफेक्टिव मेथड है। उसके बाद डिटर्जेंट्स हैं।
ये सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं, कंपोजिशन लिखी हुई है, हमारा उससे कोई फिलहाल इतना कोई वो नहीं है। अगर आप देखें तो इधर एक एग्जांपल लिखी है कि क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड बेंजलकोनियम क्लोराइड, इसको हम यूज़ करते हैं स्किन एंटीसेप्सिस के लिए। तो स्किन एंटीसेप्सिस के लिए अभी तक हमने अल्कोहल पढ़ी है, आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड बने हैं और डिटर्जेंट्स में बेंजलकोनियम क्लोराइड पढ़ा है। उसके अलावा बेंजलकोनियम क्लोराइड फ्लोर और अदर सर्फेस को साफ करने के लिए जो हमारे पास फ्लोर के क्लीनर्स आते हैं ना डिफरेंट केमिकल्स में, उनमें भी ये प्रेजेंट होता है। उसके बाद फिनोल्स हैं। फिनोल्स मैंने बताया है, ये एमसीक्यू आ सकता है, इट वाज द फर्स्ट डिसइंफेक्टेंट यूज इन द ऑपरेटिंग रूम। ठीक है, लेकिन अब इसको यूज़ नहीं किया जाता बिकॉज मैंने पहले भी बताया है ये कॉस्टिक होते हैं। इसके एग्जांपल में क्लोरहेक्सिडीन है। क्लोरहेक्सिडीन क्या करता है, इट इज़ अ क्लोरिनेटेड फिनॉल दैट इज़ वाइडली यूज्ड एज हैंड डिसइंफेक्टेंट प्रायर टू सर्जरी, सर्जिकल स्क्रब के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है एंड इन द क्लेंजिंग ऑफ वुंड्स, क्योंकि इसकी नेचर थोड़ी उतनी कॉस्टिक नहीं होती जितनी जो है फिर अदर फिनोल्स की होती है। ये थोड़ा सेफ होता है टू यूज़। हेक्साक्लोरोफीन एक अनदर फिनोल की कैटेगरी का है विच इज़ अ बायोफिनोल विद 6 क्लोरीन एटम्स। इट इज इन germicidal soaps, but concern over possible neurotoxicity has limited its use. They not only damage membranes but also denature proteins. अब हमने membranes को डैमेज करने वाले तीनों कैटेगरीज पढ़ ली, अल्कोहल, डिटर्जेंट एंड फिनोल। आपसे पूछा जा सकता है किस मैकेनिज्म के थ्रू एक्ट करते हैं, तो ये मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करते हैं। उसके बाद आ जाता है कि प्रोटीन्स को मॉडिफाई करके कौन से केमिकल्स एक्ट करते हैं, तो उसमें क्लोरीन है, आयोडीन है, हमारे पास हैवी मेटल्स हैं। क्लोरीन कैसे करती है, इट इज़ यूज टू डिसइंफेक्ट टू प्योरीफाई द वाटर सप्लाई, और ये स्विमिंग पूल्स में यूज़ किया जाता है टू क्लीन देम। ठीक है, और बस आपने इसके बारे में ये दो बातें याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद है आयोडीन, इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव स्किन एंटीसेप्टिक। ये एमसीक्यू आता है कि मोस्ट इफेक्टिव स्किन एंटीसेप्टिक कौन सा है, तो इट इज़ आयोडीन। दो फॉर्म्स में आता है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन की फॉर्म में और आइडोफोर की फॉर्म में। आइडोफोर के फॉर्म में ये सर्जरी से पहले यूज़ होता है। ठीक है, और टिंक्चर ऑफ आयोडीन को हम नॉर्मली जो है वो ब्लड कल्चर से पहले स्किन पर अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो है आजकल इसको यूज़ नहीं किया जाता, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि ये इफेक्टिव ज़्यादा होता है, लेकिन हम यूज़ अल्कोहल स्वैप्स करते हैं क्योंकि थोड़ा सा ये इरिटेटिंग होता है टू द स्किन। उसके बाद आ जाए हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स में मर्करी और सिल्वर, ये आपने याद रखना है, ये दो एलिमेंट्स के नेम, दो मेटल्स के नेम, मर्करी एंड सिल्वर, दे आर द ग्रेटेस्ट एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी ऑफ द हैवी मेटल्स, आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड इन मेडिसिन। दे एक्ट बाय बाइंडिंग टू सेल। आप मैकेनिज्म बस आपको इतना याद हो, प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशंस करके, बस ये याद रख लें कि सेल्फ हाइड्रल ग्रुप्स, तीनों में ही सेल्फ हाइड्रल ग्रुप्स का मैकेनिज्म है। इसमें भी जो है वो सेल्फ हाइड्रल ग्रुप का मैकेनिज्म यूज़ होता है, और इसमें भी जो है वो सेल्फ हाइड्रल ग्रुप वाला ही मैकेनिज्म यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाएँ जी, और इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं, हैवी मेटल्स को बर्न वुंड की इंजरीज़ को। ठीक है, सिल्वर सल्फर डाइजीन इज़ यूज्ड टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑफ बर्न वुंड्स और इट इज़ यूज़फुल इन प्रिवेंटिंग गोनोकोकल ऑप्थाल्मिया नियोनेटोरम। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट। तो ये अगर जितनी आपसे याद होती हैं आप उतनी कर लें, बाकी ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं करूँगी मैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज़ अनदर केमिकल जो कि प्रोटीन मॉडिफिकेशन से एक्ट करता है। इट इज़ एन एंटीसेप्टिक टू क्लीन वुंड्स एंड टू डिसइंफेक्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज। कॉन्टैक्ट लेंसेज के सॉल्यूशन जो होता है ना, उसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड पाया जाता है। ठीक है, मैकेनिज्म इसका लिखा हुआ है, यू कैन गिव इट अ रीड बट दैट्स नॉट वेरी हाई यील्ड। फॉर्मेल्डिहाइड एंड ग्लूटाल्डिहाइड, ये क्या है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एंड दे आर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स। इट इज़ यूज्ड टू स्टरलाइज रेस्पिरेटरी थेरेपी इक्विपमेंट, एंडोस्कोप्स एंड हीमोडायलिसिस इक्विपमेंट। ठीक है, ये ग्लूटाल्डिहाइड की बात हो रही है। इट इज़ मोर इफेक्टिव दैन फॉर्मेल्डिहाइड, दोनों ही यूज़ होते हैं बट ग्लूटाल्डिहाइड इज़ मोर इफेक्टिव। उसके बाद है जी इथाइलिन ऑक्साइड गैस इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन हॉस्पिटल्स फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ हीट सेंसिटिव मटेरियल सच एज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्लास्टिक। जो हीट सेंसिटिव नहीं होंगे उनके लिए ऑटोक्लेव, और जो हीट सेंसिटिव हैं उनके लिए इथाइलिन ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड दोनों को मॉडिफाई कर देता है, उनको किल कर देता है। लास्ट एसिड्स एंड अल्कलीज, स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्कलीज, ये भी प्रोटीन को डीनेचर करके एक्ट करते हैं। इसमें माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस एंड अदर माइकोबैक्टीरिया आर रिलेटिवली रेजिस्टेंट, लेकिन इनसे कुछ चीज़ें रेजिस्टेंट होती हैं। यूज़ कहाँ करते हैं, ऑर्गेनिक मोइटी फूड प्रेजर्वेटिव्स में यूज़ होते हैं। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लीव इट। उसके बाद है मॉडिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स को मॉडिफाई करने के लिए कौन कौन से केमिकल्स यूज़ होते हैं, अब वैरायटी ऑफ डाइज। ठीक है, डाइज यूज़ होते हैं क्योंकि ना सिर्फ वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को स्टेन करते हैं बल्कि उनकी ग्रोथ भी इनहिबिट कर देते हैं। वन ऑफ देम इज़ क्रिस्टल वायलेट कलर, जिसको स्किन एंटीसेप्टिक के तौर पर यूज़ किया जाता है, और मेलासाइट ग्रीन, अ ट्राइफिनाइल अमाइन डाई लाइक crystal violet is a component of Lowenstein-Jensen's medium which is used to grow leaf it, that's not much important। बस डाई याद रखने के, डाइज जो होती हैं ना उनसे भी हम जो है वो एंटीसेप्टिक का प्रोसेस जो है वो
ले रहे होते हैं, उनसे भी हेल्प ले रहे होते हैं। उसके बाद है फिजिकल एजेंट्स, जिनसे हम स्टरलाइजेशन का प्रोसेस जिनसे कैरिड आउट हो सकता है। देयर आर हीट, रेडिएशंस होती हैं। हीट में कैसे टेम्परेचर हो, जैसे ऑटोक्लेविंग का मैकेनिज्म मैंने आपको बताया है, इससे हम मेम्ब्रेन भी डैमेज कर सकते हैं। हीट से एंजाइम एक्टिविटी भी डैमेज हो सकती है, प्रोटीन भी डैमेज हो जाती हैं, डीएनए भी डैमेज हो जाता है। तो ये हर एक मैकेनिज्म के थ्रू एक्ट कर रहा होता है। इसमें हम मॉइस्ट हीट दे सकते हैं बाय बॉइलिंग या ऑटोक्लेविंग से। ड्राई ऑटोक्लेव में मॉइस्ट हीट होती है, ठीक है, और ड्राई हीट भी हो सकती है, पास्चराइजेशन भी हो सकती है, ठीक है। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, यूजुअली ऑटोक्लेविंग, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। और इसमें बैक्टीरियल, बिकॉज जो बैक्टीरियल स्पोर्स हैं वो बॉयल को रेजिस्ट कर रहे होते हैं, तो जब हम उन्हें ऑटोक्लेव के अंदर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के अंदर रखते हैं तो वो किल हो जाते हैं, ठीक है। ये उन्होंने लिखा है कि स्पोर्स को भी किल कर देता है। उसके बाद ड्राई हीट में रिक्वायर्ड टेम्परेचर इन द रेंज ऑफ 180 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स। और इसको हम ग्लास वेयर एंड इट्स यूज लेस फ्रीक्वेंटली देन ऑटोक्लेविंग। पास्चराइजेशन, इट इज यूज प्राइमरीली फॉर मिल्क, consists of heating the milk to 62 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, फिर उसकी रैपिड कूलिंग होती है। ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं। रेडिएशन में दो तरह की रेडिएशन है, यूज़ होती है अल्ट्रा वायलेट एंड एक्स रेज। ये याद रखना है आपने, ये एमसीक्यू आ सकता है। कौन कौन सी रेज जो है वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ होती हैं, तो हमारे पास अल्ट्रा वायलेट यूज़ होती है और एक्स रेज यूज़ होती हैं, ठीक है। यूवी लाइट की इस फ्रीक्वेंसी पर हाईएस्ट है, ये छोड़ दें, बस आप इन दोनों के नाम याद रख लें, ठीक है। इसे हम किस लिए यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज्ड इन हॉस्पिटल्स टू किल एयरबॉर्न ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, बस। और एक्स रेज किल वेजिटेटिव सेल्स रैपिडली। ये दो बातें इनके बारे में इस पूरे पैराग्राफ में से याद रख लें। उसके बाद लास्ट है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इज़ द प्रेफर्ड मेथड ऑफ स्टरलाइजिंग सर्टन सॉल्यूशंस, क्योंकि आपको पता है सॉल्यूशंस को जब स्टरलाइज करना होता है तो हम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं, तो फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर हमारे पास जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह जाते हैं और जो सॉल्यूशन होता है वो हमारे पास फ़िल्टर हो जाता है पायरोजन फ्री करने के लिए उसको, ठीक है। द मोस्ट कॉमनली यूज फिल्टर इन कंपोज ऑफ नाइट्रोसेलुलोज एंड एज अ पोर साइज, उसका साइज भी बताया हुआ है। और दिस साइज से हमारे पास बैक्टीरिया और उसके स्पोर्स जो हैं वो ऊपर रह जाते हैं, साफ सोल्यूशन नीचे पास कर जाता है, स्टरलाइज सोल्यूशन। सो दैट्स ऑल अबाउट स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। इसमें ज़्यादातर बातें पूरी क्रैमिंग वाली हैं, जितना आपसे हो सकता है उतना याद रखें। मैं ये नहीं कहूँगी कि इस पर 2 घंटे लगाकर इस पूरे चैप्टर को याद करें, जितना आपसे हो जाता है ईजीली, दैट्स इट। बाकी आप जो है वो जब थर्ड ईयर में जाएंगे तो फिर आप डिटेल से इसको याद कर लीजिएगा। That's all about today's video. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.